रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये क्या होते हैं सर? रिवर्सिबल का मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें गैसियस बल्ब या कोई भी प्रोसेस जिस पाथ से प्रोसीड किया है वापस उसी पाथ से आ सके। मतलब अगर मैं एक पीवी ग्राफ बनाऊं, मान लीजिए मैं इस तरह बनाता हूं कि एक सिस्टम ए से बी तक गया बाय ट्रेसिंग ऑल द कोऑर्डिनेट लाइन ऑन दिस लाइन। अब अगर वो सिस्टम वापस बी से ए आए लेकिन उन्हीं पैरामीटर से जो प्रेशर वेरिएशन जाते वक्त करके गया था एग्जैक्टली वही प्रेशर वेरिएशन वापस आते वक्त करके जाए, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? मतलब किसी इंस्टेंट पे ये प्रोसेस अपने प्रोसीडिंग और अपने रिवर्स डायरेक्शन के साथ क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम। अगर ऐसा है तो इसको हम बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल जिसमें वापस उसी ट्रैक से ना आ सके। प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है? बर्निंग ऑफ ए वुड। अगर आपने वुड को बर्न कर दिया तो उसमें कुछ एनर्जी रिलीज हुई एनवायरनमेंट में, हो सकता है उतनी एनर्जी आपको वापस मिल जाए किसी न किसी फॉर्मेट में, लेकिन क्या वो उसी ट्रैक पे मिल सकती है कि वो वुड वापस से, मतलब वो जो स्ट्रक्चर फाइनली रेजिडुअल बचा वो वापस से वुड में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं। तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं। इरिवर्सिबल जिसमें प्रोसेस वापस उसी ट्रैक से ना आए, चाहे वापस वही पॉइंट पे आ जाए लेकिन उसी ट्रैक से ना आए। फिर होते हैं एक साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस जिसमें घूम फिर के एक स्ट्रक्चर अपनी ओरिजिनल स्टेट, ओरिजिनल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, इंटरनल एनर्जी स्टेट को रीच कर गया। सर रिवर्सिबल में भी तो वापस आ ही रहा है, ए टू बी से बी टू ए वाली स्टेट में। रिवर्सिबल साइक्लिक है ये, वो ज्यादा बेटर साइक्लिक जिस स्टेट से गया था वापस उसी स्टेट से आया। लेकिन साइक्लिक प्रोसेस रिवर्सिबल हो ये जरूरी नहीं। अब हम जाते वक्त गए मान लीजिए ए से सी से बी और फिर आते वक्त आए बी से डी से ए, तो ये साइक्लिक है लेकिन रिवर्सिबल नहीं। अगर हम ऐसे गए ए से बी गए और वापस बी से ए आए तो ये साइक्लिक भी है और साथ में रिवर्सिबल भी है। अब अगर आप वापस ए पे आ गए तो इंटरनल एनर्जी चेंज इन कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस कितना आएगा? इंटरनल एनर्जी F/2 nR डेल्टा टी। जब आप वापस ए पे आ गए तो जो टेम्परेचर पहले था लेटर ऑन भी, तो डेल्टा यू कितना होगा? 0। पक्की बात। वर्क डन बाय गैस इन साइक्लिक प्रोसेस, जिस वॉल्यूम पे आप पहले थे उसी वॉल्यूम पे वापस आ गए, तो क्या कोई चेंज इन वॉल्यूम हुआ? नो सर। क्या वर्क डन हुआ? नो सर। वर्क डन पाथ फंक्शन है, वो फाइनल वॉल्यूम सेम आने से फर्क नहीं पड़ेगा। उसका फर्क क्या पड़ता है? ए से बी गए तो ए से बी तक जाते वक्त हर पॉइंट पे प्रेशर थोड़ा ज्यादा था, तो हर छोटे से पॉइंट का जो वर्क था, हर छोटे से डिस्प्लेसमेंट का वर्क था वो कंपैरेटिवली ज्यादा था। जब आप बी से सी आए तो हर छोटे से ट्रैक का जो वर्क था वो कंपैरेटिवली क्या था? तो ये ब्लैक डायग्राम शो कर रहा है वर्क डन फ्रॉम बी टू डी टू ए, और ब्लू डायग्राम शो कर रहा है वर्क डन फ्रॉम ए टू सी टू या ए टू सी टू बी। ज्यादा वर्क किसमें हुआ? तो नेट वर्क डन क्या होगा? ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव वर्क है इन्हें ओमिट कर दो, तो नेट वर्क डन हुआ एरिया बाउंडेड बाय। तो वर्क डन बाय द साइक्लिक प्रोसेस इज एरिया बाउंडेड बाय, जो जीरो नहीं होने वाला। इस प्रोसेस में जितना पॉजिटिव जाते वक्त वर्क हुआ वापस आते वक्त भी वर्क नेगेटिव, तो क्योंकि एरिया बाउंडेड इसमें कितना है? 0।
डेल्टा क्यू गिवन नेट वो किसके बराबर होती है? डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाय द डेल्टा यू कितना है? 0 तो जो नेट हीट एक्सचेंज है वो किसके बराबर होगी? वर्क एंड दैट इज आल्सो एरिया ऑफ द एरिया बाउंडेड बाय कर्व। अगर वर्क पॉजिटिव है मींस पॉजिटिव वाला वर्क ज्यादा बड़ा है तो नेट हीट सिस्टम को दी गई होगी, और वर्क नेगेटिव है तो नेट हीट सिस्टम को। अब आप इसमें ये देखिए, अगर इससे पूछे कि मैंने एक साइक्लिक प्रोसेस से एक इंजन वर्क करवाया तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? एफिशिएंसी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस की एफिशिएंसी का मतलब आउटपुट अपॉन आउटपुट। अगर मैंने साइक्लिक प्रोसेस से एक इंजन को वर्क करवाया तो आउटपुट क्या होना चाहिए उसका? मैकेनिकल वर्क, वर्क बाय सिस्टम, और इनपुट क्या होना चाहिए? डेल्टा क्यू गिवन। तो ये एफिशिएंसी कितनी आएगी? यहां थोड़ी सी गड़बड़ है, डेल्टा क्यू नेट नहीं है ये, डेल्टा क्यू गिवन है। अब आप ए से सी से बी वाला प्रोसेस देखो, उस ए से सी से बी वाले प्रोसेस में क्या हो रहा है? प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर भी पक्का बढ़ रहा है। तो ए से बी तक जाने में इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, वर्क भी पॉजिटिव हो रहा है क्योंकि वॉल्यूम भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इस प्रोसेस में हमने हीट दी होगी पक्का। और बी से डी से ए आते वक्त आपका प्रेशर भी कम हो रहा है, वॉल्यूम भी कम हो रहा है, मतलब टेम्परेचर भी पक्का क्या हो रहा है? कम, और वर्क भी नेगेटिव। इसका मतलब वर्क की फॉर्म में भी एनर्जी बाहर निकल रही है, इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में भी एनर्जी बाहर निकल रही है, तो हीट पक्का क्या हुई होगी? बाहर रिलीज हुई होगी। ये है Q2 रिलीज्ड इस प्रोसेस में। तो नेट हीट एक्सचेंज कितनी हुई होगी? जो हीट दी माइनस जो हीट बाहर निकली वो होती है नेट हीट एक्सचेंज। ये जो एक्सप्रेशन है ये है Q1 माइनस Q2। जब आप एफिशिएंसी की बात करते हैं तो हम नेट हीट की बात नहीं कर रहे, हमने जो हीट दी थी उसके बेस पे वर्क कितना हुआ। लेट्स सपोज आपने हीट दी थी 400 कैलोरी, वर्क हुआ 300 कैलोरी, बाकी 100 कैलोरी की हीट वापस क्या होगी? तो एफिशिएंसी जो आएगी वो होगी वर्क 300 कैलोरी अपॉन हीट जो आपने दी दैट इज 400 कैलोरी। तो हीट गिवन जो आएगी वो नेट हीट एक्सचेंज के बराबर नहीं होगी, वो उससे थोड़ी सी ज्यादा। तो एफिशिएंसी हमेशा 100% यहां नहीं आने वाली, कुछ ना कुछ पैरामीटर पे आएगी। तो उसको मैं क्या बोलूंगा? वर्क डन बाय सिस्टम। और इस सिचुएशन में हीट गिवन कौन से प्रोसेस में थी? डेल्टा क्यू इन कौन सा प्रोसेस? एसीबी। और डेल्टा क्यू इन एसीबी जो आएगा वो वर्क नेट अपॉन डेल्टा क्यू इन एसीबी क्या होता है? वर्क इन एसीबी प्लस डेल्टा यू इन एसीबी। ठीक है ना? एसीबी प्रोसेस में जो वर्क हुआ और एसीबी प्रोसेस में जो हीट इंटरनल एनर्जी में चेंज आया वो मिला के किसके बराबर होता है? हीट गिवन इन एसीबी प्रोसेस। चलिए बढ़िया। अब अगर आपको टेम्परेचर दिया होता है ए का और बी का तो वहां से आप इंटरनल एनर्जी चेंज F/2 nR डेल्टा T कंक्लूड कर लेते। अगर आपको मैनर ऑफ द प्रोसेस दिया होता कि ये कौन सा प्रोसेस है तो आप वहां से वर्क भी कंक्लूड कर सकते थे। तो वो वर्क प्लस इंटरनल एनर्जी चेंज मिला के होता नेट हीट सप्लाई। क्लियर हुई बात? तो किसी भी साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी आपसे पूछी जा सकती है, आपने उसमें कंक्लूड क्या करना है? टोटल वर्क अपॉन हीट जो सिस्टम को दी। कई बार साइक्लिक प्रोसेस कुछ इस तरह दिया हो, ये बड़ा सिंप्लीफाइड सा प्रोसेस है। इसकी एफिशिएंसी पूछे तो पीवी ग्राफ अगर दिया हुआ है तो एरिया
वर्क बता देगा। कुछ प्रोसेस में हीट दी होगी और कुछ प्रोसेस में हीट क्या हुई होगी, रिलीज। पहला प्रोसेस ए से बी जो है, मान लीजिए ये दिया हुआ है, यहां प्रेशर है 2 एटमॉस्फेयर, यहां प्रेशर है 4 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम है 2 सेंटीमीटर क्यूब, यहां है 4 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां वर्क डन क्या लिखेंगे आप, चेंज इन प्रेशर वाली एक्सप्रेशन इनटू चेंज इन वॉल्यूम वाली एक्सप्रेशन होगी वर्क, क्योंकि चेंज इन प्रेशर वाली एक्सप्रेशन इस डायग्राम की साइड ए होगी, चेंज इन वॉल्यूम वाली एक्सप्रेशन इस डायग्राम की साइड बी होगी। तो वर्क डन बाय द गैस तो ये आएगा, चेंज इन प्रेशर कितना आ गया 4 atm माइनस 2 atm दैट इज 2 atm इनटू चेंज इन वॉल्यूम कितना आ गया 2 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके नेटवर्क पता कर लेंगे। अब आपसे पूछे हीट गिवन कितनी थी, तो ए से बी वाला प्रोसेस देखो, ए से बी प्रोसेस में वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट, प्रेशर बढ़ रहा है 2 से 4 हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर अगर 2 से 4 हो गया तो टेम्परेचर भी डबल हो गया होगा, क्योंकि पीवी हर इंस्टेंट पे किसके बराबर होता है, अगर V सेम है तो जितना चेंज आपने प्रेशर में किया है पक्का उतना ही चेंज किस में हुआ है, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी डबल हो गया होगा। इस इंस्टेंट का कुछ टेम्परेचर दिया हो तो फाइनल टेम्परेचर पक्का कितना है 2T। और इस प्रोसेस में जो हीट गिवन होगी A से B प्रोसेस जो है उसका वॉल्यूम सेम है, हीट गिवन होगी NCV, तो NCV इंटू डेल्टा T, चेंज कितना आया फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, और ये पक्का हीट गिवन ही है क्योंकि टेम्परेचर क्या हो रहा है बढ़ रहा है। अच्छा बी से सी पार्ट को देखें तो प्रोसेस कौन सा है, मैं बार बता दूंगा सर तो मैं पढ़ सुन रहा हूँ जी सर, बताइए आप बी से सी प्रोसेस में फिर बी से सी उस जाएंगे तो जो कौन सा प्रोसेस है, एडीएम आइसोबैरिक प्रोसेस है। जी सर, अगर आइसोबैरिक प्रोसेस है तो उसमें क्या हो रहा है, प्रेशर सेम है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब टेम्परेचर भी पक्का बढ़ रहा होगा। तो वहां जो हीट गिवन की बात करेंगे उसे लिखूंगा NCP, वॉल्यूम डबल हुआ है, प्रेशर को सेम रखते हुए तो टेम्परेचर भी डबल हुआ होगा। यहाँ टेम्परेचर 2T नोट है तो यहाँ तक आते आते कितना हो गया होगा, ठीक है बात। तो ये आ जाएगा NCP, टेम्परेचर चेंज कितना हो गया 2T नोट, 4T नोट माइनस 2T नोट वुड बी। इन दोनों प्रोसेस में हीट दी है, फिर C से D वाले प्रोसेस में पक्का हीट क्या हुई होगी, प्रेशर हाफ हो गया तो टेम्परेचर भी हाफ हो जाएगा, तो यहाँ टेम्परेचर, यहाँ फिर से हीट क्या हुई होगी रिलीज, तो यहाँ भी टेम्परेचर वॉल्यूम हाफ हुआ तो टेम्परेचर भी हाफ हो गया। अब आपको इस प्रोसेस की एफिशिएंसी पूछ ले, तो इस प्रोसेस की एफिशिएंसी क्या होगी, वर्क डन बाय गैस अपॉन हीट गिवन। हीट गिवन कौन कौन से प्रोसेस में थी, A से B में प्लस B से C, इन दो प्रोसेस में हीट गिवन थी। सर वर्क डन का क्या जीरो नहीं है, वर्क डन जीरो नहीं, ऐसे क्यों, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसीलिए जागते रहने का कह रहा हूँ। ये वाला कैसे मैंने लिखा हुआ है याद ना, और वो भी बात फिर से बोल रहे हो, इसका मतलब सुना कितना है, पहले बढ़िया बात नहीं। कोई भी ऑब्जेक्ट जीरो एफिशिएंसी कोई भी इंजन शो करेगी, वन ऑफ एफिशिएंसी। ये रिवर्सिबल वाले रिवर्सिबल वाले में फिजिबिलिटी है जिसमें हीट एक्सचेंज और वर्क डन क्या हो सेम। सर पर सेकंड लो तो वो कैसे, रिवर्सिबल में आप A से B तक के ट्रैक का देखो तो उसकी मतलब पूरे साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी 1 नहीं हो सकती,
कुछ पार्ट्स की एफिशिएंसी 1 हो सकती है। A to B तो 1 ही है ना। ठीक है इतनी बात? चलिए सर पानी में next we discuss about heat engine। हीट इंजन क्या होते हैं? इंजन का मतलब एक ऐसा डिवाइस जिसका काम क्या होता है, जो हीट आप उसे सप्लाई करते हो उसके बेस पे वो क्या दे, मैकेनिकल वर्क। कोई भी डिवाइस जो आउटपुट में हमें दे मैकेनिकल एनर्जी या फिर मैकेनिकल वर्क, और इनपुट में आप उसे क्या दें, किसी भी फॉर्म की एनर्जी। अगर वो हीट इंजन है इसका मतलब इनपुट में आपने क्या दिया है, हीट एनर्जी के बेस पे वो क्या दे रहा है आपको। अब अगर इसकी एफिशिएंसी 1 है, 100% है, इट मींस जितनी हीट आप उसे देते हो वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन साइक्लिक प्रोसेस कोई भी 100% एफिशिएंट नहीं। जो कैसे कन्वर्ट करते हैं इंजन्स मैकेनिकल एनर्जी में, वो आपने कुछ रिलेशनशिप देखे होंगे। जैसे मान लीजिए एक व्हील है दैट इज फ्री टू रोटेट अबाउट सेंटर। हमने इसके साथ क्या किया, एक आर्म ज्वाइन किया है, इस आर्म के साथ एक पिस्टन लगा है, यहां पे हमारे पास एक पिस्टन का कनेक्शन। अब ये गैसियस बल्क है, आपने बाहर से हीट सप्लाई की, हीट देने से गैस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ी, उन्होंने पिस्टन को टक्कर मारी, पिस्टन कहां गया। जब पिस्टन आगे बढ़ेगा तो ये रोड जो होगी वो जाके पी पॉइंट को धक्का देगी, पी पॉइंट के कारण ओ के अबाउट क्या लगेगा, एक टॉर्क, और ये सिस्टम टर्न करेगा। जब ये आधा राउंड करके यहां पे आ जाएगा तब तक गैसियस कंटेनर का पिस्टन एक्सपेंड हो चुका है। अब एक्सपेंशन होने के कारण क्या होता है, जब आप एनर्जी देते हैं तो धक्का मारते हैं, धक्का मार के इक्विलिब्रियम स्टेट आती है, हम इक्विलिब्रियम से भी कहां चले जाते हैं आगे। अब क्या होता है कि जब ये रुकता है पिस्टन तो उस इंस्टेंट पे गैस का धक्का जो अंदर से बाहर लग रहा है और एटमॉस्फेयर का धक्का जो बाहर से अंदर लग रहा है, उसमें ज्यादा धक्का कौन सा होता है, एटमॉस्फेयर वाला। एटमॉस्फेयर वाला धक्का आप उसे वापस रिवर्ट करेगा। जब ये आधे राउंड तक यहां आ चुका है, आधे राउंड के बाद की पिक्चर क्या होगी कि मान लीजिए ये जो जॉइंट था वो यहां पहुंच गया और पिस्टन का कनेक्शन यहां पे। अब ये पिस्टन हमें पता है वापस कहां जाएगा, जब ये पिस्टन अंदर जाएगा तो फिर से टर्न जो करेगा इस आर्म को वो कौन सी डायरेक्शन में करेगा। जब ये आगे बढ़ रहा था क्लॉकवाइज सेंस का टर्निंग था, जब ये पीछे हट रहा है तब भी टर्निंग कौन सा है, क्लॉकवाइज सेंस। तो जैसे ये गैसियस पिस्टन जब आगे जाए या पीछे आए, ये टर्निंग इफेक्ट व्हील को क्या दे रहा है, सेम क्लॉकवाइज सेंस। तो गैसियस पिस्टन की मूवमेंट से, गैसियस पिस्टन की मूवमेंट कैसे हुई, हमने हीट दी या फिर कुछ हीट वापस निकली। ये जब वापस ओरिजिनल स्टेट में आएगा तब तक एक साइकिल ये क्या कर चुका होगा, व्हील रोटेट। और उस पूरे एक साइकिल में पिस्टन के एक्सपेंड करने से या पिस्टन के कंप्रेस होने से, मींस वर्क डन बाय गैस के पॉजिटिव और वर्क डन बाय गैस के नेगेटिव, दोनों फिनोमिना में ही एक्सटर्नल व्हील सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो आप पिस्टन की मैकेनिकल मूवमेंट जो आपने हीट देके जनरेट करवाई, उस मैकेनिकल मूवमेंट का यूज करके आपने व्हील को क्या करवाया, रोटेट। बढ़ती है। यस सर। तो कुछ इस तरह के अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट जो है ये मैकेनिकल स्ट्रक्चर है। हमें जो देखना है वो सिर्फ कौन सा है,
कि हीट देके पिस्टन एक्सपेंड कैसे किया और वापस ओरिजिनल स्टेट में कैसे आया, क्योंकि वापस ओरिजिनल स्टेट में जब तक नहीं आएगा तब तक मल्टीपल साइकिल्स नहीं। अब आपने जो इंजन सुने हैं उसमें सुना होगा कि यार ये 1000 सीसी का इंजन है, या ये 2 सिलेंडर 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर इंजन है। उनका क्या मतलब होता है? मतलब उतना वो वॉल्यूम वो गैस की 1000 सीसी मतलब दैट इज अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो इतना वॉल्यूम एक्सपेंशन का या कंप्रेशन का आता है। मींस उससे हमें ये पता लगता है कि ये पिस्टन सिंगल साइकिल में कितना वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा या फिर कंप्रेस। कंप्रेस करेगा। तो जितना ज्यादा वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा पर साइकिल में वर्क डिलीवर उतना ज्यादा होगा, और पर साइकिल में वर्क डिलीवर ज्यादा होगा इसका मतलब पावर डिलीवर ज्यादा होगी। तो जितना बड़ा इंजन होगा उसकी पावर डिलीवरिंग उतनी ज्यादा। हाँ। दूसरा होता है 2 सिलेंडर या 3 सिलेंडर इंजन। उसका मतलब 2 पिस्टन 3 पिस्टन उसमें एक पिस्टन जैसे हमने दिखाया ऐसे ही क्या हो 2 या 3 या 4 पिस्टन हो, चारों आर्म्स एक साथ अगर धक्का लगाएंगी तो धक्का इस पे कंपैरेटिवली ज्यादा लगेगा, इसका टर्निंग इफेक्ट ज्यादा ज्यादा आएगा। तो जितने ज्यादा सिलेंडर्स काउंट होंगे नो डाउट उनको रन करने में फ्यूल कंजप्शन क्या होगी ज्यादा, ज्यादा। लेकिन आउटपुट पावर भी हमें कंपैरेटिवली ज्यादा। तो सिलेंडर्स का मतलब है कि नंबर ऑफ पिस्टन जो जर्क दे रहे हैं वो चेंज करना, और सीसी का मतलब जो होता है कि आप वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव वन साइकिल में जो ट्रेवल कर रहे हो वो कंपैरेटिवली ज्यादा। ठीक है इतनी बात। अब ये तो चलो मैकेनिकल अरेंजमेंट की बात है। हमें जो स्टडी करना है वो ये है कि हीट देके मैकेनिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट हुई, मतलब हीट देके पिस्टन का एक्सपेंशन कैसे हुआ और वापस पिस्टन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में किस मैनर में आया, वो थर्मल प्रोसेस कौन सा है। तो आप मान लीजिए हमारे पास एक गैसियस पिस्टन है, उसका मैं पीवी डायग्राम बनाता हूं। उसमें हम क्या करेंगे, गैसियस पिस्टन को हम हीट सप्लाई करेंगे। गैसेस कंटेनर को हीट सप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसकी दीवारों को डायथर्मिक रखते हैं, इसके पिस्टन को भी डायथर्मिक रखते हैं, बस इसका बेस जो होता है उसको हम रखते हैं कंडक्टिंग, जहां से हीट एक्सचेंज हो सके। ठीक है, हम पहले इस सिस्टम को हाई टेम्परेचर रिजर्वोयर के कांटेक्ट में रखते हैं। हाई टेम्परेचर रिजर्वोयर, हाई टेम्परेचर रिजर्वोयर से क्या होगा, जैसे दो सरफेस कंडक्टिंग कांटेक्ट में आते हैं हीट सप्लाई होती है हाई टेम्परेचर से। हाई टेम्परेचर रिजर्वोयर के चक्कर में क्या होगा, इस गैसियस सिस्टम को हीट मिलेगी फ्रॉम हाई टेम्परेचर रिजर्वोयर। हीट लेते ही हम क्या करते हैं, अगली स्टेट में इसे एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे फिक्स कर देते हैं। ये जो हमारा पिस्टन था that has been fixed on insulating stand। इंसुलेटिंग स्टैंड पे आने का मतलब दीवारों से हीट एक्सचेंज हो नहीं सकती थी, बाहर बेस से भी हीट एक्सचेंज नहीं हुई, तो वो जो हीट इसके अंदर आई है वो क्या करेगी, बाहर जा नहीं सकती, इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी। इंटरनल एनर्जी बढ़ाने का मतलब है वो दीवारों को धक्का ज्यादा तेज लगाएगी, अब प्रेशर बढ़ जाएगा, और ज्यादा तेज लगाने से पिस्टन कहां जाएगा, तो अब ये पिस्टन डिस्प्लेस करेगा ऊपर, और जैसे ही पिस्टन रुकने वाला होता है तब हम फिर से इस पूरे कंटेनर का डिस्प्लेसमेंट किस जोन के पास कर देते हैं, एक लो टेम्परेचर रिजर्वोयर के पास। जब ये पिस्टन अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे आ जाता है तब हम इसका कनेक्शन कर देते हैं लो टेम्परेचर रिजर्वोयर के पास, और लो टेम्परेचर रिजर्वोयर क्या करेगा, जिसका टेम्परेचर इससे बहुत कम है वो इससे हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। जो हीट इसने बाहर निकलवाई उसके बेस पे अंदर प्रेशर और कम हो गया, तो ये पिस्टन जो होगा वो एटमॉस्फेरिक धक्के के चक्कर में कहां आएगा, और वापस ओरिजिनल स्टेट पे लौटेगा। जैसे ही आपने हीट निकलवाई, हीट निकलवाने के बाद फिर से हमने इसको कहां रख दिया, इंसुलेटिंग स्टैंड पे, कि पिस्टन हीट लॉस करके, मतलब गैसियस बल्क हीट लॉस करके वापस कहां पे आ सके, ओरिजिनल। जैसे ही वो ओरिजिनल ट्रैक पे आ जाता है फिर से हम ये साइकिल क्या कर देते हैं, रिपीट। तो हम दो काम कर सकते हैं, हम कंटेनर को फिक्स रखें और बाय कन्वेयर बेल्ट हाई टेम्परेचर इंसुलेटर लो टेम्परेचर इंसुलेटर को उसके नीचे लगातार क्या करवाते रहे, मूव। उससे क्या होगा, पिस्टन को हीट मिलेगी
देते वक्त मान लो हीट दी थी Q1 और बाहर निकलते वक्त हीट गई Q2, तो नेट हीट एक्सचेंज कितनी हुई Q1 माइनस Q2, और नेट हीट एक्सचेंज ही वर्क डन बाय सिस्टम के बराबर होती है। रीजन डेल्टा U तो कंप्लीट साइकिल में कितना होता है 0। तो अगर इसकी एफिशिएंसी हमसे पूछेंगे तो वो एफिशिएंसी कितनी आती है वर्क अपॉन हीट गिवन। तो वर्क था Q1 माइनस Q2 और हीट गिवन कितनी हुई, सही है बात? अब Q1 जो था वो आएगा जब हीट आपने दी उस फॉर्मेट में, और Q2 जो था वो आएगा जब हीट आपने एक्सट्रैक्ट करवाई, हाँ डेसिपेट कर। तो आप कोई भी साइक्लिक प्रोसेस डिजाइन करो कि मान लीजिए आप पहले एक्सपेंशन हुई आइसोथर्मली, फिर कुछ देर आइसोबैरिकली और फिर वापस कंप्रेस हुई एडियाबैटिकली। तो आपने एक साइक्लिक प्रोसेस करवाया कि मैं पहले एक्सपेंशन पे गया, फिर मान लीजिए कुछ देर कांस्टेंट वॉल्यूम पे रहा, फिर एडियाबैटिकली मैं वापस कंप्रेशन पे गया। ये साइक्लिक प्रोसेस है। ये भी एक हीट इंजन रिप्रेजेंट कर सकती है। या फिर मैं कहूं कि पहले मैं सीधा गया फिर इधर गया इधर गया, ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस है, ये भी एक हीट इंजन रिप्रेजेंट कर सकता है। हम वो साइकिल पिक करेंगे जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है अंडर गिवन टू टेम्परेचर ऑफ हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर रिजर्वोयर्स। इनको रिजर्वोयर किस लिए बोला जाता है? अगर इसने कुछ हीट दे भी दी ना तो भी इसके टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं, क्योंकि कोई ना कोई सोर्स ऐसा है जो लगातार इसकी एनर्जी कंटेंट को फुल किए हुए है। और जब इसने लो टेम्परेचर को हीट फेंकी तो लो टेम्परेचर का रिजर्वोयर का टेम्परेचर भी राइज नहीं होगा, वो भी क्या रहना है सेम। तो रिजर्वोयर इसलिए बोलते हैं कि थोड़ी बहुत हीट देने या लेने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, आप कोई भी साइक्लिक प्रोसेस डिजाइन कर दो जिसमें सिस्टम गैसियस सिस्टम का पिस्टन एक्सपेंड करने के बाद वापस ओरिजिनल उसी स्टेट में आए, उसको हम क्या कह सकते हैं? उस पूरे स्ट्रक्चर को हम एक हीट इंजन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Yes, अब कीमत इस बात की है कि क्या उस हीट इंजन की एफिशिएंसी बेटर है या नहीं। अगर एफिशिएंसी बेटर है देन इट कैन बी रिगार्डेड एज प्रैक्टिकल हीट इंजन, एल्स इट वुड नॉट बी रिगार्डेड। तो रिगार्ड के मामले में सबसे बेस्ट एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन वो आएगी व्हेन वी आर मूविंग थ्रू कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल, और उस चक्कर में जो हीट इंजन होगा दैट इज नोन एज कार्नोट हीट इंजन। तो कार्नोट साहब ने एक स्पेसिफिक साइकिल बताई थी कि भाई इस साइकिल के थ्रू अगर आप प्रोसीड करोगे तो वर्किंग बिटवीन टू टेम्परेचर रेंजेस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर, किसी भी दूसरे साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी उससे ज्यादा नहीं हो सकती। उन्होंने इसे प्रूव भी कर दिया था अपनी कार्नोट थ्योरम में। तो हमें जो पिक करना है वो क्या है? कार्नोट हीट इंजन। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी सर जैसे हम एक्सेलरेट करते हैं तो फिर हम जो ये रिजर्वॉयर की स्पीड ही बढ़ाते होंगे चेंज होने की, कन्वेयर बेल्ट को तेज कर देते होंगे। जल्दी जल्दी साइकिल को कन्वेयर बेल्ट को चेंज कर दें या फिर लिमिट कर देते हैं हीट पर साइकिल जो ट्रांसफर हो वो क्या कर दें ज्यादा। ठीक है, हम फ्यूल बर्निंग ज्यादा करके रिजर्वोयर का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। ठीक है, एक्सेलरेटर पिक करने से कनेक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है उसे चेंज कर देते हैं, उससे फ्यूल बर्निंग की रेट बढ़ जाती है। कार्नोट हीट इंजन की कहानी क्या है? कार्नोट साहब ने कहा कि आप एक काम करें, मान लीजिए गैसियस बल्क एक स्टेट है P1 V1 T1 पे, उसे हीट देके आप एक्सपेंड करवाते हैं। लेट्स सपोज पहले आपने एक्सपेंशन करवाया, जब हीट दे रहे थे तो वो आइसोथर्मली एक्सपेंड किया, मतलब जितना टेम्परेचर रिजर्वोयर का था उतना ही टेम्परेचर लेटर ऑन किसका हो गया, इसका गैस। हीट लेते ही पहले वो आइसोथर्मली क्या की, एक्सपेंड। आइसोथर्मली एक्सपेंड की तो वो स्टेट ए से स्टेट बी तक गई, उस स्टेट बी में उसका प्रेशर डिक्रीज कर गया, वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, लेकिन टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ा।
ये था वो हाई टेम्परेचर जिस पे उसने हीट रिसीव की थी, दैट इज टी हाई। फिर क्या किया, उसको हमने इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा तो उसने एडियाबैटिक एक्सपेंशन की। एडियाबैटिक एक्सपेंशन का मतलब आया कि बाहर से हीट नहीं मिली, अगर आपने अपना वॉल्यूम बढ़ाया है तो आपको एनर्जी, अपनी इंटरनल एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी। तो इंटरनल एनर्जी कंज्यूम करने का मतलब आपका टेम्परेचर पहले से क्या हो जाएगा, कम हो कम हो जाएगा। तो अब आपका प्रेशर जो है वो और कम हुआ क्योंकि एडियाबैटिकली एक्सपेंड कर रहे थे, और ज्यादा तेजी से डिक्रीज किया बिकॉज हमने पढ़ा एडियाबैटिक एक्सपेंशन में वेरिएशन इन प्रेशर ज्यादा रैपिड होता है, और टेम्परेचर जो है वो हाई की बजाय अब क्या हो गया, लो। फिर आप क्या करें, वापस से आइसोथर्मल कंप्रेस करें। जब आइसोथर्मल कंप्रेस करोगे तो प्रेशर कुछ बढ़ेगा, वॉल्यूम कुछ कम होगा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं, और फिर लास्ट में आप एडियाबैटिक कंप्रेशन करके वापस ओरिजिनल स्टेट में चले जाएं। इस साइकिल को बोलते हैं कार्नोट साइकिल, और कार्नोट साहब ने प्रूव कर दिया कि कोई भी दूसरा हीट इंजन वर्किंग बिटवीन सेम टी हाई एंड टी लो और बीइंग रिवर्सिबल इन प्रोसेस कार्नोट से ज्यादा एफिशिएंट नहीं हो सकता। तो इसमें ए बी जो था दैट वाज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और बी से सी जो है वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन, सी से डी जो है वो आइसोथर्मल कंप्रेशन, और डी से ए जो है वो एडियाबैटिक एडियाबैटिक कंप्रेशन। इन प्रोसेसेस के थ्रू प्रोसीड करो, देन वर्किंग बिटवीन सेम रेंज ऑफ टेम्परेचर एफिशिएंसी मैक्सिमम आई। अच्छा, इन सभी प्रोसेस में आप वर्क और हीट के रिलेशन लिख सकते हो। जैसे जो पहला प्रोसेस है ए टू बी वाला प्रोसेस, ए टू बी प्रोसेस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू कितना होना है, 0। जो भी वर्क करोगे वो सारा का सारा हीट के बेस पे ही होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, ए टू बी प्रोसेस में हीट गिवन क्यों है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर सेम है, एनर्जी बढ़ रही है, तो बढ़ी हुई एनर्जी आई कहां से होगी, हीट की फॉर्म में। हीट गिवन वर्क डन के बराबर होता है, और आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन क्या होगा, nRT ln nRT हाई ln V2 by V1। अगर आप log to the base 10 लोगे तो वो 2.303 यहां पे और लिख सकते हो, नहीं तो ln में ही चलेगा। B2C प्रोसेस में एडियाबैटिक है, हीट एक्सचेंज कितनी है वहां पे, 0। हीट कोई एक्सचेंज हुई नहीं, और वर्क डन जो आएगा B2C प्रोसेस में वो माइनस ऑफ डेल्टा यू दैट इज nR डेल्टा T 1 माइनस गामा, और डेल्टा T का मतलब है T फाइनल माइनस T इनिशियल। C2D प्रोसेस भी क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन में भी हीट जो है वो क्या हुई होगी, एक्सट्रैक्ट। जब आप कंप्रेस करते हो तो हीट बाहर निकली होगी, हीट एक्सट्रैक्शन, और वो किसके बराबर, वर्क डन दैट इज nRT लो ln V4 by V3। ठीक है, और D2A जो प्रोसेस है वो कैसा है, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में वर्क डन जो आया होगा वो अगेन माइनस ऑफ डेल्टा यू के बेस पे, और वो आ जाएगा nR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस। अब अगर इस साइकिल की एफिशिएंसी कंक्लूड करनी है तो वो क्या होती है, वर्क नेट अपॉन हीट गिवन। वर्क नेट का मतलब ए बी पाथ का वर्क, बी टू सी पाथ का वर्क, सी टू डी का वर्क, और डी टू
और हीट गिवन कौन सी थी? इन दो प्रोसेस में तो हीट दी नहीं। गिवन तो सिर्फ एबी में थी। गिवन हीट तो सिर्फ कौन से प्रोसेस में थी? एबी में। एबी में। और हीट एक्सट्रैक्टेड जो थी वो बाहर निकली वो कौन से प्रोसेस में थी? CD। तो हीट गिवन की बात करूंगा तो वो आएगा हीट इन एबी प्रोसेस, और एबी प्रोसेस की हीट एबी प्रोसेस के वर्क के बराबर है। बराबर। अच्छा, अब आप देखो जो बी टू सी का वर्क है वो एन आर टी लो माइनस टी हाई अपॉन 1 माइनस गामा, और डी टू ए का प्रोसेस है एन आर टी हाई माइनस टी लो अपॉन 1 माइनस गामा। तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल। एफिशिएंसी क्या बचेगा? वर्क डन इन ए बी प्लस वर्क डन इन सी डी अपॉन हीट एक्सचेंज जो है वो किसके बराबर है? वर्क डन इन AB। तो 1 प्लस वर्क डन इन सी डी अपॉन वर्क डन इन, AB। और वर्क डन इन ए डी जो आना है सी डी सॉरी वो किसके बराबर? एन आर टी एल एन वी फोर बाय अपॉन एन आर टी हाई एल एन वी टू बाय। अच्छा, अब हमें पता है V4 ज्यादा है या V3 ज्यादा है? V3। तो V4 बाय V3 करेंगे, ये नेगेटिव टर्म होगी क्योंकि ये 1 से क्या होगी? कम। अगर ये 1 से कम है अगर ये वैल्यू 1 से कम है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस टी लो एल एन वी थ्री बाय वी फोर अपॉन टी हाई एल एन वी टू बाय। ठीक है बात? यस। फिर अगर आप एडियाबैटिक प्रोसेस अप्लाई करेंगे बी टू सी पे और डी टू ए पे, जैसे P2 V2 रेज टू द पावर गामा और P3 V3 रेज टू द पावर गामा क्या रहना चाहिए? सेम। या फिर T इंटू V2 की पावर गामा माइनस 1 और T लो इंटू V3 की पावर गामा माइनस 1, ये भी एडियाबैटिक प्रोसेस है। यहां से और यहां से T हाई इंटू V1 की पावर गामा माइनस 1 और T लो इंटू V4 की पावर गामा माइनस 1, दोनों को डिवाइड कर दें, इन दोनों को T हाई T लो सब क्या हो जाएंगे? कैंसिल। V2 बाय V1 किसके बराबर आ जाएगा? V3 by V4 तो V3 बाय V4 और V2 बाय V1 क्या है? कैंसिल हो जाएंगे। तो ये काम एफिशिएंसी किसके बराबर? T लो by T हाई। तो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी, किसी भी इंजन की एफिशिएंसी होती है 1 माइनस Q2 बाय Q1, ये हमने पहले कंक्लूड किया। और कार्नोट साहब के लिए ये एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1 माइनस टी लो डिवाइडेड बाय टी। बस ध्यान रखना टेम्परेचर को किसकी टर्म्स में रखना है हमें? केल्विन। तो कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी ये आती है। सर हम इधर से ये कंप्यूट कर सकते हैं 4 Q2 by Q1 is equal to TL by T। फॉर कार्नोट ओनली। कार्नोट इंजन के लिए Q2 बाय Q1 का रेशियो किसके बराबर है? T लो बाय T हाई के बराबर। पहले बड़ी मैडम साहब कुछ पूछ रहे थे? ठीक है, अब आपसे सिंपल स्टेट जो लो टेम्परेचर रिजर्वोयर है, वर्किंग डायग्राम अगर इस इंजन का बनाएं वर्किंग डायग्राम कैसे बनाते हैं कि 3 कंपोनेंट होते हैं इसमें, एक हाई टेम्परेचर रिजर्वोयर, एक लो टेम्परेचर रिजर्वोयर और बीच में एक वर्किंग सब्सटेंस। हाई टेम्परेचर रिजर्वोयर का वर्किंग सब्सटेंस से कांटेक्ट करते हैं तो वहां से हीट मिलती है, उस हीट के बेस पे ये वर्क करता है। और फिर
कुछ हीट वापस रिलीज करता है इन ऑर्डर टू रीच अगेन टू द सेम ओरिजिनल स्टेट। ये वर्किंग डायग्राम है। इस वर्किंग डायग्राम से एफिशिएंसी कंक्लूड करें तो वर्क अपॉन हीट गिवन, और साइक्लिक प्रोसेस से वर्क किसके बराबर है? नेट हीट एक्सचेंज के बराबर। ये किसी भी इंजन के लिए, और कार्नोट साहब के इंजन के लिए ये किसके बराबर आ जाएगा? टी लो डिवाइडेड बाय टी हाई। ठीक है। अब अगर आपको बोले कि यार हाई टेम्परेचर रिजर्वोयर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, 127, और ये मान लेते हैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी? उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। 127 को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, कितना आ गया? और इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे कितना? तो एफिशिएंसी आ गई 1 माइनस 300 बाय 400। टी लो बाय टी हाई 3/4 है, तो एफिशिएंसी आ गई 1/4, मतलब 25%। अगर आपने एफिशिएंसी बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा? टी लो को और कम कर दो, या टी हाई को और ज्यादा बढ़ा दो। अगर आपसे बोले कि यार मुझे एफिशिएंसी है ना 25 की बजाय 50% करनी है, जस्ट बाय इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ टी लो, टी हाई के साथ चेंज नहीं करना, तो अभी एफिशिएंसी है 25%, 50% करने का मतलब टी लो बाय टी हाई कितना होना चाहिए? 1/2। टी हाई फिक्स है 400, टी लो को कम करना है तो इसको कितना कर दो? 200 कर दो। 200 करने का मतलब टेम्परेचर यहां जाना चाहिए -73 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर टी हाई को इनहेंस करके एफिशिएंसी बढ़ानी है तो टी लो फिक्स है, टी हाई को कितना कर दो? 300 को 400 की बजाय 600, तो अपने आप रेशियो कितना हो जाएगा? 1:2, एफिशिएंसी हो जाएगी 50%। ठीक है। यस सर। और अगर आपको बोले एक साइक्लिक मैनर में दो इंजन लगे हुए हैं, इंजन ए वर्किंग बिटवीन 600 एंड 400 केल्विन, एंड इंजन बी, इंजन ए के लिए जो लो टेम्परेचर रिजर्वोयर है वो इंजन बी के लिए हाई टेम्परेचर रिजर्वोयर। तो इस कंप्लीट चैम्बर की एफिशिएंसी क्या होगी? दोनों का सम करेंगे 600 300। एफिशिएंसी एक रेशियो ही तो है, मतलब एक परसेंटेज रेशियो ही होता है, फ्रैक्शन। 50% सेम ही 50%। ये 50% है इंटरनल इनको तो 50%। आप नेट क्या देखोगे कि सिस्टम को हीट मिली किस बेस पे, और निकलेगी क्या बीच वाली एफिशिएंसी मैटर नहीं करती? नहीं करेगी। अगर आप इंडिविजुअली इसकी बात करते तो पहले की एफिशिएंसी क्या आती? 1 माइनस टी लो बाय टी हाई, 2/3 ये कितना आ जाता? 1/3। अकेले इसकी कहानी करते तो 1 minus 3/4 1/4 1 माइनस 3/4 दैट इज 1/4 23। तो ये अकेला कितना एफिशिएंट है? 33%। ये अकेला कितना एफिशिएंट है? तो क्या टोटल एफिशिएंसी 50% हो सकती है? नो सर, एवरेज कम आएगी। एवरेज टोटल इनसे भी क्या होगी? कम। क्यों? मान लो यहां से 100 कैलोरी हीट मिली, इसने उसका 33 कैलोरी वर्क किया, खत्म। अब इसको जो बाकी हीट मिली 33 कैलोरी वर्क किया, तो इसको हीट कितनी मिल गई? मान लो 67 कैलोरी। ये 67 का सिर्फ कितना वर्क करेगा? 63 का प्लस 67, उसका सिर्फ कितना वर्क करेगा? 25%। तो 60 का 25% करेंगे तो 15 कैलोरी या 16 कैलोरी के आसपास आएगा। तो 16 कैलोरी इसने वर्क में कंज्यूम किया, और इसने कितना किया? तो नेट जो आया वो कंपैरेटिवली कुछ, नेट वर्क डन जो आया इसने किया 33, इसने फिर कितना किया? उससे कुछ 16 मिला के लगभग कितना आया? 48 या 49। तो टोटल वर्क डन जो 100 का हो रहा है वो लगभग 50% के आसपास जा रहा है। एग्जैक्ट काउंट करते तो 50% के पास ही आता। तो ओवरऑल एफिशिएंसी अगर दोनों की इंडिविजुअली कम भी है तब भी ओवरऑल एफिशिएंसी क्या हो सकती है? ज्यादा। तो नेट एफिशिएंसी यहां आएगी 50%। सही था। ठीक है। इंडिविजुअल इंजन की एफिशिएंसी क्या हो रही है? कम, बट उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहला इंजन जो सारी हीट एक्सट्रैक्ट कर देता था
अब दूसरा उसमें से भी कुछ आउटपुट में क्या कर देता है, वर्क। तो नेट एफिशिएंसी पहले से क्या हो गई, इंक्रीज। सर फिर हम 400 वाले फैक्टर को निगलेक्ट कर सकते थे आंसर में किसको, कि हाँ, कर ही 600। रहे हैं। देखो सबसे बेस आइडिया क्या है, आप एक एग्जांपल लेके मान लो क्यू अमाउंट की हीट आपने दी, उसके बेस पे पहले ने वर्क कितना किया, दूसरे ने वर्क कितना किया, तो टोटल वर्क ऑन द बेसिस ऑफ क्यू कितना हुआ वो देखो, ठीक है। फाइन इट इज।